क्या हाल चाल? मैं लेट हो गया 5 मिनट तो अभी। क्या हाल चाल है, कैसी तैयारी चल रही है? पढ़ने में मन लगाना कठिन काम है, लेकिन लगाना पड़ेगा। बिना लगाए पढ़ने में मन तो काम कुछ होगा नहीं। हाँ, और सब चीजों में तो मन लगाना पड़ता है, उसमें अपने आप लग जाता है। नहीं बता रहे हैं, और सब चीजों में तो ऐसे। भाई मैंने आपको इसके पहले ही बताया कि हर नशे दुनिया के उतर जाते हैं सुबह में, लेकिन जो पढ़ाई का नशा एक बार वैसे तो चढ़ता नहीं है, चढ़ने में समस्या है पढ़ाई के नशे में, लेकिन अगर चढ़ गया तो फिर ये आपको बहुत अच्छे घाट उतार देगा। आपकी नाव जो है बहुत अच्छे स्थान पर रुकेगी। आवाज बिल्कुल बंद करिए। गुड मॉर्निंग आ जाइए सभी लोग, ऑनलाइन वाले भाई। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून आ जाइए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देखिए, हम लोग लिख भी रहे हैं, हम लोग समझ भी रहे हैं। कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं जो भावुक हो जाते हैं कि ज्यादा लिखते हैं तो। हाँ, 22 मार्च 21 मार्च माना जाता है, 21 मार्च। हाँ, एक बार समझ लीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिखते समय भावुक होते हैं, और उनकी भावुकता जायज है, क्योंकि लिखना आसान काम नहीं होता है। लिखना आसान काम नहीं होता है। जैन धर्म का स्यादवाद। चलो चलो चलो, ही बताऊंगा। और लिखना आसान काम तो होता नहीं, लेकिन हम लोग लिखते हैं। आपके जो डॉक्टर होता है ना, उसकी दवा अच्छी नहीं लगती, लेकिन दवा आपको आगे चल के फायदा करेगी। हम चाहें तो आपको नोट्स दे सकते हैं 1 दिन में, और उसमें आपको समझा भी देंगे, यहां पे ब्लैक बोर्ड पे फ्रेम बना के कहानी भी सुना देंगे, और आपको बहुत मजा भी आ जाएगा। लेकिन अभी जो हाथ से आप लिख रहे हैं ना, वो आपका अपना हो रहा है। जो बड़े विद्वान, जो बड़े प्रोफेसर हुए हैं, आप उनके स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा कि एक बार आपने सुना, एक बार लिखा, और एक बार खुद से लिख लिया, वो आपका अपना हो जाएगा। क्या समझ में आई बात मैं क्या बोला? मैंने यही बोला कि एक बार आपने मुझसे सुन लिया, आवाज बिल्कुल मत करो, फिर दूसरी बार आपने लिख लिया, तीसरी बार आपने उसको अपने से लिखा, अपने तरीके से फ्रेम करके, और उसमें कुछ चीजें अगर छूट रही हैं तो आप वहां वही नोट डाउन कर लीजिए कि ये क्वेश्चन भी यहां आया। ये भी तरीका कोई नहीं बताया, मैं आपको बता रहा हूं। इस नोट्स में भी इतिहास महासागर है। अगर कुछ चीज छूटती है तो कुछ लोग कहते हैं सर ये छूट गया, ये छूट गया। अरे शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, वहीं नोट कर लीजिए, वहीं पे एक लाइन का नोट कर दीजिए, वहां पे जहां आपने लिखा है, आपका कंप्लीट हो गया नोट्स। तरीका यही है। एक इनका प्रश्न आया कि स्यादवाद क्या है? क्या है स्यादवाद? बताया था स्यादवाद जो जैन दर्शन का एक विचार है, स्यादवाद, उसको सप्तभंगी नय भी कहते हैं, कि अलग अलग एंगल में सत्य होता है। और एक हाथी का उदाहरण देके बताया था कि हाथी को देखने के बाद एक अंधा व्यक्ति जैसे अपनी अभिव्यक्तियां करता है, वही स्यादवाद है। ठीक है। बौद्ध धर्म संघ क्या है? बड़ी आसान सी बात है कि जो बुद्ध की विचारधारा है, जो वही विचारधारा एक ऑर्गेनाइज हुई वो संघ के रूप में, तो उसके प्रति लोगों की आस्था बढ़ी, तो बुद्धम, संघम और धम्मम। ठीक है, वो आसान सी बात है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। कल आपको मैंने जो गुप्त काल का समाज समझा दिया था, क्या समाज समझने में कोई दिक्कत? आपने देखा कि बड़े बदलाव हुए समाज में, और उसके इन्हीं समय, इस समय के जो इतने बड़े बदलाव थे, इन बदलावों ने हमारे आधुनिक समय तक हमको परेशान किया। और अगर आप देखें तो कुछ ऐसे समाज है जहां आज भी बाल विवाह को प्रोत्साहित किया जाता है। नहीं, ऐसे समाज हैं, अभी बहुत अवेयरनेस की जरूरत है, जहां लड़की की शादी जल्दी करने का प्रयास रहेगा। क्यों?
क्योंकि शुरुआत से ही यह मानसिकता बना दी गई है कि लड़कियां बोझ हैं। अब यह बोझ वाली मानसिकता जब तक बदलेगी नहीं तब तक ये चीजें हट नहीं सकती। शहरी क्षेत्रों में लगभग बदल गई हैं, लेकिन जो हमारे गांव हैं वहां अभी शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा और अवेयरनेस की जरूरत है, और वो अवेयरनेस अलग अलग स्थानों से जाएगी और उसके वाहक आप भी हो सकते हैं। आप अपने समाज से निकलकर यहां तक आए हैं, आप अपने समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं आगे आने वाले समय में खुद सफल होकर। क्या बात समझ में आ रही? खुद की सफलता, आपकी सफलता आपके लिए बड़ा वरदान होगी, केवल आपके लिए नहीं, आपके समाज के लिए भी। तो यहां आपने कल ये देखा था कि उनका समाज कैसा था, तो समाज को लिख भी लिया था। चलिए आगे बढ़िए, समाज से आगे। ठीक है, बहेलिया। बहेलिया क्या होता है? बहेलिया जो शिकार करता है, जो जंगल में रहते हैं, बहेलिया जो शिकार करते हैं, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे की बात हम लोग शुरू करते हैं। आज एक आंसर आया था, बड़ा अच्छा लिखा है, किसने है? मोहम्मद शकील खान। कौन है शकील खान? आप हैं? बहुत बढ़िया आंसर लिखा, अच्छा लिखा। इनके लिए एक बार जो ताली बजाइए। बहुत अच्छा आंसर था, अच्छा आंसर। लीजिए, ऐसे ही आंसर आप लोग भी लिख के दिखाइए, तो आप लोग को उत्साहित करने के हम प्रयास करेंगे। आज प्रश्न देंगे, आज भी प्रश्न देंगे, चिंता मत करिए। हेडिंग बनाइए, जो गुप्त काल की अर्थव्यवस्था। हेडिंग बनाइए, गुप्त काल की अर्थव्यवस्था। गुप्त काल की अर्थव्यवस्था। अगर हम इस समय जो समझने का प्रयास करें कि गुप्त काल की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो अर्थव्यवस्था को देखने के लिए हम कई एंगल्स को देखते हैं। एक तो कृषि को देख सकते हैं, उस समय के व्यापार को देख सकते हैं, है ना। ऐसे तो देखेंगे एग्रीकल्चर। उस समय की अर्थव्यवस्था को देखना है तो हम ऐसे ही देखेंगे, एक एग्रीकल्चर, दूसरा व्यापार और वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य। इसके अलावा और क्या देख सकते हैं कि यहां पर रूप कैसा है व्यापार का। रूप का मतलब क्या है? सामंती प्रवृत्ति की शुरुआत। सामंती प्रवृत्ति की शुरुआत। सामंती प्रवृत्ति की शुरुआत। अब यहां समझिएगा कि मामला क्या है। अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, जो कृषि का क्षेत्र है, इसमें राज्य सहयोग देता है। क्या करता है? राज्य सहयोग देता है। मतलब जो गुप्त शासक हैं वो सहयोग देते हैं। अभी अलग से जो भी इसके इंपॉर्टेंट शासक हैं उन पे हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। एक थोड़ा स्ट्रक्चर समझ लें, फिर हम लोग इनके शासकों पर आ जाएंगे। ठीक है, राज्य सहयोग देता है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो व्यक्तिगत रूप से एग्रीकल्चर को बेहतर करने का प्रयास करते हैं, व्यक्तिगत प्रयास द्वारा खेती करना। एक तो राज्य का सहयोग और दूसरा व्यक्तिगत प्रयास। तीसरी बात जो सिंचाई के साधनों की है। एग्रीकल्चर के लिए सबसे बड़ी व्यवस्था अगर आप देखें तो सिंचाई की व्यवस्था है। आज भी जिन क्षेत्रों में आपको सिंचाई की अच्छी व्यवस्था नहीं दिखती है, वहां पर खेती बहुत अच्छी नहीं चलती। तो यहां पर आप देखेंगे कि सिंचाई की व्यवस्था, तो सिंचाई की व्यवस्था में भी यहां पर आपको दो रूप दिखाई देंगे। एक तो राज्य द्वारा होगा और एक जो व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा। हर जगह यही चीज आपको दिख रही है। इसी तरह से व्यापार में भी अगर आप व्यापार को देखेंगे तो इस समय बहुत सारे व्यापार आपको दिखाई देंगे, है ना। जो लोग ऑनलाइन हैं थोड़ा सा कमेंट अभी हल्का करके रखा करो। एक बार जब मैं आपको जब समझा लूं उसके बाद कोई कमेंट। आप
अपने साथ सीरियस होइए, हमारे साथ नहीं सीरियस, आपको होना है सीरियस, आप अपने लिए ही पढ़ेंगे। और हमारा जो टेम्परामेंट इतने दिन में आपको समझ में आया होगा कि हम मूलतः पढ़ाने वाले हैं, हमारे साथ कोई बकैती नहीं चलेगी। हम जब चाहेंगे तभी चल सकती है, उसके पहले नहीं। अब जो भी लोग हैं पढ़ने वाले, ध्यान से, एक बार ध्यान से पहले जो पूरा स्ट्रक्चर समझ लो, उसके बाद कोई कमेंट करना उस पर, ठीक है। हमने आपको समझाया कि जो सिंचाई की व्यवस्था है, वो सिंचाई की व्यवस्था दो रूप में आपको दिखाई दे रही। इसके अलावा इस समय आप देखेंगे जमीन का बड़ा महत्व बढ़ गया। ध्यान समझो, जमीन का महत्व बढ़ना, जब भी जमीन का महत्व बढ़ेगा तो विवाद बढ़ेगा। आज आप वर्तमान के भारत में देखिए, अधिकतर लड़ाइयों के पीछे जमीन है। क्या बात समझ में आ रही है? यह विवाद इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जमीन को लेकर लोगों में एक लालसा बढ़ी है कि हमारे पास अधिक से अधिक जमीन हो, तो जमीन का महत्व बढ़ रहा है गुप्त काल में बहुत तेजी से। इसके अलावा आप देखते हो अनेक प्रकार के भूमि कर शुरू होते हैं, अनेक प्रकार के भूमि कर, क्योंकि जब इसका महत्व बढ़ेगा तो अनेक प्रकार के भूमि कर भी लगेंगे, जो भूमि कर हैं वो भी अधिक लगेंगे। इसके अलावा और क्या होगा, यहां आप देखेंगे कि अलग अलग जो फसलें हैं उनके उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाएगा। क्यों? जब आपके पास मान लीजिए अच्छी जमीन आ गई तो आप अलग अलग जो फसलों को उत्पादित करेंगे कि नहीं करेंगे? जमीन से ही सब कुछ जुड़ा हुआ मामला है। अगर जमीन का महत्व बढ़ गया तो अलग अलग जो फसल है उनका उत्पादन, और उस पर टैक्स भी ज्यादा, तो अलग अलग फसलों का उत्पादन भी आपको यहां दिखाई देगा, जो बड़े पैमाने पर अलग अलग फसलों का उत्पादन। ठीक, अब यह चीज आपको समझ में आ गई कि एग्रीकल्चर में यहां पर चीजें ज्यादा बढ़ गई हैं। इसीलिए जब सामंतवाद आएगा तो भारत में एग्रीकल्चर पर अधिक जोर देने के कारण व्यापार वाणिज्य बैठ जाएगा। क्या बात समझ में आई? एग्रीकल्चर पे अधिक जोर आप देंगे तो एग्रीकल्चर ही होगा। हर गांव अपने आप में आत्मनिर्भर होता है। आप किसी जो गांव को ब्लॉक कर दें तो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। शहर को ब्लॉक कर दें, मर जाएंगे लोग यहीं बुलबुला के, नहीं मर जाएंगे? गांव को बंद कर दिए, गांव के आदमी पे असर ही नहीं पड़ेगा। बंद कर दीजिए आप, कोई मछली का उसके पास है तालाब, जो पानी की व्यवस्था है, आपस में ही इंटरचेंज करके वो लोग जी जाएंगे। शहर उन्हीं पे जी रहे हैं, उन्हीं की मेहनत का खा रहे हैं, और फिर जब गांव जाते हैं कि हैं बताइए कितने गंदे लोग हैं। अरे भाई, ये अन्नदाता हैं, अन्नदाता का सम्मान उतना ही करना चाहिए जितना आप अपने माता पिता का करते हैं। इस बात को समझ लीजिए। यहां पर एग्रीकल्चर, आज इतनी बड़ी महामारी आई आपके देश में, कोरोना महामारी, मैं खुद मरते मरते बचा। मैं हॉस्पिटल में था, एकदम मेरी हालत खराब थी, 85% से ज्यादा लंग्स मेरा डैमेज था। मैं आपके सामने अभी खड़ा हूं तो ईश्वर की कृपा, इसीलिए मैं बड़ा ईश्वर के ऊपर वो फेथ करता हूं कि ईश्वर की कृपा जब होती है तो व्यक्ति मरते हुए अगल बगल आप लोगों ने नहीं देखा, लेकिन हम लोगों ने अस्पताल में दिल्ली में देखा कि हमारे जो बगल में था वो भी मर गया, वो भी मर गया, वो भी चला गया, वो ही चला गया। हम कहे अब लग रहा अपना भी जाने का टाइम आ गया। अब ये लगा अपना भी जाने का टाइम आ गया। एक बहुत बड़े टीचर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जो प्रोफेसर थे, मेरे साथ में ही थे, कहें सर लग नहीं रहा कि अब बच पाएंगे। अरे हम कहे आखिरी समय तक लड़िए, नहीं होगा देखा जाएगा। तो हम रामायण और जो भगवत गीता होता सब लगा दिए थे कि चलो अगर मरना भी होगा तो आखिरी समय तक साहस करके जाना है। बच गए। क्या समझ में आई? साहस से बढ़ के कुछ नहीं है। और जब ऐसा व्यक्ति होगा जो एक बार इस तरह की परिस्थिति में जाएगा तो हमेशा वो ठीक करने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसने देख लिया नजदीक से कि मरना किस चिड़िया का नाम होता है। तो यहां इस बात को समझिए कि एग्रीकल्चर की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई, लेकिन यहां पर व्यापार वाणिज्य को अगर आप देखें तो व्यापार वाणिज्य में वस्त्र उद्योग जो भारत की जो बहुत अच्छी स्थिति में था, तो वस्त्र उद्योग बहुत अच्छा है। लोहे की जो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बना रहे हम,
अलग अलग प्रकार के मृदभांड बना रहे हैं, अलग अलग प्रकार के हाथी दांत के उद्योग है हमारे यहां। यहां पर स्थायित्व है। ध्यान समझिए, जो गुप्तों का काल है यह स्थायित्व का काल है। स्थायित्व का मतलब क्या होता है? मतलब यहां मजबूत शासक है। यहां पर आपको मजबूत शासक दिखाई देंगे। यहां आपको समुद्रगुप्त दिखाई देगा, है ना। यहां पर आपको जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य दिखाई देगा। यहां पर आपको चंद्रगुप्त जो प्रथम दिखाई देगा। मजबूत शासकों की श्रृंखला है। लेकिन समस्या यह होती है कि जब ये शासक समाप्त होते हैं तो फिर अगर इस तरह का मजबूत शासक नहीं आया तो राज्य को संचालित करना आसान नहीं है। और यहां एक प्रवृत्ति और आ गई है। ये बिल्ली की तरह से बैठ के देख रहे हैं कि कब राजा कमजोर हो। सामंत बड़े खतरनाक। आप यूरोप में जो व्यवस्था है ना सामंतों की, वहां तो बहुत ज्यादा मारपीट करते थे। लेकिन भारत में अलग है सामंतवाद। यहां पर क्या है कि ऐसे लोग जो एग्रीकल्चर का काम नहीं करते, लेकिन सारा पैसा उनके पास, सारी व्यवस्था उनके पास, सारा वैभव उनके पास। आम जनता का सामंतों ने खूब शोषण किया। और भारत में गुप्तों के बाद सामंतवाद ही आने वाला है ना। जो गुप्तोत्तर काल है वहां आपको बहुत सारे सामंत दिखाई देंगे। और पूर्व मध्य काल में राजपूतों का काल आ जाएगा। और राजपूतों की बड़ी अलग स्थिति है। जाकी कन्या सुंदर देखी तापर जाए धरी तलवार। मतलब समझ रहे हैं? राजपूतों के यहां राजपूतों को लड़ने में महाना चाहिए, केवल आपस में ही लड़के मर गए। और जो विदेशी शक्तियां भारत में एक्वायर कर ली। जिस समाज के लोगों के अंदर अपने लोगों को ही मारने की फितरत है, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ता। समाज आगे तब बढ़ता है जब हम सबको लेकर चलें और अपने समाज को एकजुट करके दूसरे से लड़ जाएं। लेकिन हम दूसरे से लड़ने से पहले खुद से लड़ते हैं। यह भारत के इतिहास की एक बड़ी समस्या है। इसीलिए इतिहास पढ़ने के बाद आपको यह समझना पड़ेगा कि आपस में चाहे जितना विवाद हो, आपस का विवाद इतना नहीं बढ़ना चाहिए कि कोई दूसरा व्यक्ति आकर आपके देश में शासन करने लगे। क्या बात समझ में आ रही सबको? तो यहां यह चीज आपको दिखाई दे रही। उद्योगों की स्थिति जब तक मजबूत शासक है अच्छी है। इसके अलावा जो वित्तीय बाजार, जो अभी आपको मैंने जो पीछे बताया था कि मुद्रा बाजार, वित्तीय बाजार, इस समय यह सब भी ठीक है। लेकिन मौर्योत्तर काल में जितना अच्छा रूप दिखाई देता है उतना अच्छा रूप इस समय नहीं दिख रहा है। और यहां पर देख रहे हैं कि जो गुप्त काल की अर्थव्यवस्था मोटे रूप में अच्छी है, लेकिन कुछ अगर आप इस तरह की बात करें कि व्यापार वाणिज्य, तो व्यापार वाणिज्य पहले की तुलना में कमजोर हो गया है। एग्रीकल्चर पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ गया है। एक हेडिंग बना के इसमें थोड़ा सा लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या हेडिंग बनाएंगे? गुप्त काल की अर्थव्यवस्था। गुप्त काल की अर्थव्यवस्था, इसमें लिखिए, इस काल में यदि हम कृषि व्यवस्था को देखें, इस काल में, ठीक है बिल्कुल लिख देंगे और बड़ा लिख देंगे, इससे बड़ा लिख देंगे, ठीक। इस काल में कृषि व्यवस्था हमें बेहतर दिखाई देती है। इस काल में कृषि व्यवस्था को देखते हैं तो हमें बेहतर दिखाई देती है। इंटरलिंक करो, हमें बेहतर दिखाई देती है। राज्य द्वारा कृषि व्यवस्था को सहयोग दिया जाता था। राज्य द्वारा कृषि व्यवस्था को सहयोग दिया जाता था।
सहयोग दिया जाता था और व्यक्तिगत प्रयास द्वारा भी इसे बेहतर करने का प्रयास होता था और व्यक्तिगत प्रयास के द्वारा भी इसे बेहतर करने का प्रयास किया जाता था। सर पीटी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो, अभी आपके पीटी के क्वेश्चन सॉल्व करने का समय कहां आया है? अभी पूरा धम्म क्या है? धम्म क्या है भाई? अशोक का धम्म क्या है? धम्म मतलब धर्म, धम्म मतलब धर्म। अशोक ने अपना एक नया धम्म चलाया, जो उसने एक नई विचारधारा समझा, जो बौद्ध धर्म से उसी विचारधारा को अपने रूप में प्रस्तुत किया। एक मानवतावादी धर्म था उसका, ठीक है। और जितने भी प्रश्न आपके आए हुए हैं, जो पिछले प्रश्न हैं, अभी आपने अध्ययन जितना किया है, आपके प्रश्न आराम से बन जाएंगे। अपने दिमाग को कोई भी प्रेशर मत दो, मैं अभी बता रहा हूं। आपके प्रश्न अपने आप बन जाएंगे, बस खाली आप आराम से पढ़ते हुए आगे बढ़ जाइए। मैंने लगभग सारे एंगल्स को आपके सामने रख दिया है और इतिहास में कोई गारंटी हमेशा नहीं होती है, आज भी नहीं है। हो सकता है कि आपने इसको तैयार किया और आ गया मॉडर्न इंडिया से ज्यादा क्वेश्चन, एक ही दो क्वेश्चन आया। लेकिन अभी आप जिस स्थिति में हैं, आपके इस एंशिएंट इंडिया में आपकी अच्छी समझ बन गई होगी। एंशिएंट इंडिया में आपकी अच्छी समझ बन गई होगी। आप रटने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। मैंने उस तरीके से आपको एकदम नहीं पढ़ा है कि आपको रटना पड़े, समझने पे जोर है। इसीलिए कुछ लोग ये कह रहे थे कि सर बहुत ज्यादा जो मेंस का हो रहा है, मेंस और प्री कुछ अलग नहीं है। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आपकी होगी तो अपने आप चीजें ठीक कर देंगे। अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा होगा तब भी सही करने की संभावना में चले जाएंगे। हर चीज नहीं याद होती एग्जाम में। आप ये सोचे हर चीज याद होती है? आपके दिमाग की कैपेसिटी है भाई, आप रोबोट नहीं है कि जो 23 अप्रैल 1818 को ये हुआ, 19 अप्रैल को ये हुआ। गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। आ जाइए, अगला पॉइंट बनाइए। इस काल में अगला पॉइंट इसी में, इस काल में जमीन का महत्व, इस काल में जमीन का महत्व बहुत बढ़ गया। इस काल में जमीन का महत्व बहुत बढ़ गया और अनेक प्रकार के भूमि कर भी हमें दिखाई देते हैं और अनेक प्रकार के भूमि कर भी हमें दिखाई देते हैं। अगला पॉइंट, इस समय कई फसलों के उत्पादन को बढ़ावा मिला। इस समय कई फसलों के उत्पादन को बढ़ावा मिला, बढ़ावा मिला। अगला पॉइंट बनाइए, व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य, गुप्त काल में, इसमें व्यापार वाणिज्य में लिखिए, गुप्त काल में व्यापार वाणिज्य की स्थिति अच्छी थी। गुप्त काल में व्यापार वाणिज्य की स्थिति अच्छी थी। व्यापार वाणिज्य की स्थिति अच्छी थी, लेकिन मौर्योत्तर काल से कमतर थी। लेकिन मौर्योत्तर काल से कमतर थी। कमतर मतलब कम थी। मौर्योत्तर काल से कमतर थी।
मौर्योत्तर काल से कमतर थी। इस समय वस्त्र उद्योग, इस समय वस्त्र उद्योग, इस समय वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, इस समय वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, अलग अलग प्रकार के मृदभांड, अलग अलग प्रकार के मृदभांड, अलग अलग प्रकार के मृदभांड, हाथी दांत की वस्तुएं, हाथी दांत की वस्तुएं, हाथी दांत की वस्तुएं, हाथी दांत की वस्तुओं का व्यापार किया जाता था, का व्यापार किया जाता था, का व्यापार किया जाता था। अगला पॉइंट, गुप्तों का काल शांति और स्थायित्व का काल था। गुप्तों का काल शांति और स्थायित्व का काल था, शांति और स्थायित्व का काल था, शांति और स्थायित्व का काल था। इस समय कई श्रेणियों की जानकारी मिलती है, इस समय कई श्रेणियों की जानकारी मिलती है जिन्हें राज्य से स्वायत्तता मिली हुई थी, जिन्हें राज्य से स्वायत्तता, जिन्हें राज्य से स्वायत्तता, आजादी नहीं होता इसका मतलब, राज्य से स्वायत्तता मिली हुई थी, जिन्हें राज्य से स्वायत्तता मिली हुई थी। ठीक है, राज्य से स्वायत्तता मिली हुई थी। इसका मतलब क्या होता है? मतलब आप राज्य के नियंत्रण में हैं, राज्य के नियंत्रण में हैं, लेकिन राज्य ने आपको अपने कार्य के लिए छूट दिया है। आपके कार्य में बहुत ज्यादा दखल नहीं होगा, लेकिन अगर आप उड़ने का प्रयास करेंगे तो राज्य आपको पकड़ भी लेगा। इसका होता है मतलब, जो स्वायत्तता का मतलब यह होता है, आजादी नहीं होता। आपको अधिकार इसलिए है क्योंकि राजा कह रहा है खूब व्यापार करिए, हमको टैक्स लाके भरिए, आप खूब बढ़िया से रहिए, अपनी सेना लेके चलिए, अपना झंडा लगाइए, अपना रथ लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं हमें, पैसा लाके समय पे जमा कर दीजिए। पैसा नहीं देंगे तो आपकी स्वायत्तता खींची जा सकती है, क्योंकि राजा ही सुप्रीम है। क्या है राजा? राजा ही सुप्रीम है। अगला पॉइंट बनाइए। इस समय जो व्यापार वाणिज्य से अलग पॉइंट बनाइएगा। इस समय हमें सामंती व्यवस्था, इस समय हमें सामंती व्यवस्था की शुरुआत भी दिखाई देती है। इस समय हमें सामंती व्यवस्था की शुरुआत भी दिखाई देती है, सामंती व्यवस्था की शुरुआत भी दिखाई देती है। क्योंकि विदेशी यात्री फाहियान, क्योंकि विदेशी यात्री फाहियान इस समय कौड़ियों के चलने की बात करता है। इस समय कौड़ियों के चलने की बात करता है, कौड़ियों के चलने की बात करता है। और स्कंदगुप्त के
और स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में, स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में अग्रहार गांव की सूचना मिलती है। अग्रहार गांव, स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में अग्रहार गांव की सूचना मिलती है। अग्रहार गांव की सूचना मिलती है। अग्रहार गांव की सूचना मिलती है। ये गांव कैसे होते थे? ब्राह्मणों को जो गांव दान दिए जाते थे उनको कहते थे अग्रहार। अग्रहार मतलब आगे वाला, जो सबसे आगे होगा उसी को अग्रहार मिलेगा। तो ब्राह्मणों ने मोटिवेट किया कि सबसे ज्यादा दान किसको मिलना चाहिए? हमको। अब जब दान मिलेगा तो फिर बाद में समस्याएं भी खड़ी होंगी। यहां समझना पड़ेगा, अग्रहार गांव की संकल्पना यहां आपको दिखाई देती है। और ये ऐसे दान थे जहां दानदाता सारे अधिकार भी साथ में दान दे देता था। जैसे आपको ऐसे समझिए कि मैंने आपको कोई एक गांव दिया दान में, उसके साथ साथ वहां के जो राजस्व की भी व्यवस्था आपको दे दिया, आपको वहां पे जो न्याय की व्यवस्था वो भी दे दिया, जो पुलिस की व्यवस्था उसको भी दे दिया। तो हमने अपने ही तो अधिकारों में, भाई अपने ही अधिकार तो हमने जो काट दिए आपको देने की वजह से। यही यहां पर समस्या है सामंतवाद में। सामंतवादी व्यवस्था में यही हुआ कि लोगों ने अधिकार देना शुरू किया और धीरे धीरे अधिकार अपने ही हाथ से निकल गया और राजा एकदम कमजोर हो गया। क्या क्लियर है सबको? हाँ बोलिए। गेट एक बार थोड़ा इसको खुलवा दो, गेट खुलवा दो भाई। ठीक है, अगला पॉइंट बनाइए, जो गुप्त काल में विज्ञान प्रौद्योगिकी। गुप्त काल में विज्ञान प्रौद्योगिकी, गुप्त काल में विज्ञान प्रौद्योगिकी। इस समय आपको भारत में इतना बड़ा, जो विज्ञान के क्षेत्र में इतना बड़ा बदलाव दिखाई देगा कि जो लोग ये बोलते हैं कि भारत कूप मंडूक रहा है, उनके लिए उत्तर इसी टॉपिक में मिलने वाला है। जो ये कहते हैं भारत में तो कुछ था ही नहीं, यहां के लोग पास कोई बुद्धि नहीं थी। अब यहां समझना पड़ेगा कि विज्ञान प्रौद्योगिकी के मामले में भारत कहां है। सबसे पहले अगर आप देखें तो गुप्त काल में आर्यभट्ट की चर्चा कल हल्की सी हुई थी, आज और होगी। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट को अगर आप देखेंगे, अगर हम लोग बात करें जो विज्ञान प्रौद्योगिकी में, तो सबसे पहली चीज तो आपको यह समझना पड़ेगा सौर तंत्र। सौर तंत्र, जो सोलर सिस्टम की बात करने वाले आर्यभट्ट हैं। सौर तंत्र की बात करते हैं कि एक सौर तंत्र है जिसमें सूर्य केंद्र में है और ये सारी व्यवस्था। अब आप सोचिए कि ये बात केपलर जैसे लोग वहां पर कर रहे हैं यूरोप में, जो ग्रह का सिद्धांत दे रहे हैं। अब यहां समझिए कि आर्यभट्ट ने उसी समय इस बात को बोल दिया गुप्त काल में। इसके अलावा और क्या कहा? सूर्य है केंद्र में, उसका चक्कर लगाती पृथ्वी। वाह भाई, सूर्य केंद्र में है, सूर्य केंद्र में है और उसके जो दूसरे ग्रह है वो चक्कर लगाते हैं। हमको आज तक अपने किए का हमको कोई फल नहीं मिला। भारत के लोगों ने बहुत सारे काम किए दुनिया में, लेकिन हम अपनी चीजों का कुछ भी नहीं पाते। वो कोई और ले गया, हमारी पुस्तक पढ़ लिया, उसको समझ में अच्छा ये ऐसा यहां हो चुका है। और क्या हुआ? पाई का मान, पाई का मान भी इन्होंने ही बताया सबसे पहले, है ना? पाई का मान। इसके अलावा जीरो का आविष्कार, जीरो का आविष्कार। ये जो जीरो है ना, बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर इसके आगे पीछे, अगर आगे लग जाए आपके, ये जो दुनिया है ये भी जीरो ही है। एक दिन सब शून्य हो जाएंगे, यही शून्यवाद है। सब शून्यवाद इसी को स्वामी विवेकानंद जी ने जाके अमेरिका में समझाया था कि गॉड इज जीरो। क्या गॉड?
जीरो है। सब एक दिन वहीं मिल जाएंगे। जैसे ये सारी नदियां जब समुद्र में अपना अस्तित्व खो देती हैं तो सब एक हो जाती हैं, कोई नहीं बचता है। फूटा कुंभ कुंभ जल ही समाना ईतत कहे ज्ञानी। कुंभ जो है वो फूट गया जल में तो वो भी उसी में मिल गया। जीरो का सिद्धांत, जीरो का आविष्कार। इसके अलावा इन्होंने इस बात को समझाया कि पृथ्वी जो है वो घूमती है, परिक्रमण करती है। पृथ्वी के परिक्रमण की बात करते हैं, पृथ्वी के परिक्रमण की बात करते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है। ये वैज्ञानिक है बहुत बड़े, लेकिन हमको समझ में नहीं आया इसके पहले। आज लेकिन समझ में सबको आएगा ही कि पृथ्वी के जो परिक्रमण की बात करते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि सूर्य ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो त्रिकोणमिति का सिद्धांत, टेक्नोमेट्री का सिद्धांत, त्रिकोणमिति। आर्यभट्ट का हम लोग बहुत ऋणी हैं इनके, आर्यभट्टी इनकी पुस्तक है और ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं जो गुप्त काल में। और इस समय एक ऐसे, केवल एक ही नहीं है, ये तो एक लोगों की इतनी सारी बात लिखा। अभी तो महान महान विभूतियां बची हुई, अभी ब्रह्मगुप्त भी हैं इसी समय में। कौन है? ब्रह्मगुप्त। अब देखिए ब्रह्मगुप्त, इनकी पुस्तक का नाम है ब्रह्म सिद्धांत। क्या नाम है? ब्रह्म सिद्धांत। इनकी पुस्तक क्या है? आर्यभट्टी, कल लिखा था आर्यभट्टी। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? ब्रह्म सिद्धांत। ब्रह्म सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत इनकी पुस्तक का नाम है। आप देखेंगे कि इन्होंने ये जो पुस्तक लिखी, जो ब्रह्म सिद्धांत, ये मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई है। एक पुस्तक इनकी और है खंड खाड्य। कौन सी पुस्तक है? खंड खाड्य। खंड खाड्य, खंड खंड का मतलब होता है मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ मामला होगा। खंड खाड्य। अगर आप देखेंगे तो इन्होंने सबसे पहले यह बताया कि जो पृथ्वी हर वस्तु को खींचती है, गुरुत्वाकर्षण। अगर आप देखें तो गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया इन्होंने कि यह पृथ्वी कुछ ऐसी बात है कि हम इस पे आराम से चल पाते हैं क्योंकि ये हमको खींचती है अपने तरफ। अब हम क्या समझते हैं कि न्यूटन ने सेब गिरते हुए देखा, महान न्यूटन। हम आलोचना नहीं कर रहे न्यूटन की, लेकिन उसके पहले भारत में भी लोग हो चुके हैं। आपके पास ही बहुत ज्यादा आईक्यू लेवल है, यह बात सही नहीं है। ये आईक्यू का लेवल जो हमें दिखाया गया, पूरी दुनिया को दिखाया गया, भारत को कमतर करके आंकने के लिए। जब तक किसी देश की संस्कृति को कमतर करके नहीं दिखाया जाएगा, वहां के लोग शासित होने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। अगर आपको उनको शासित करना है तो उनको हल्का दिखाना पड़ेगा। तो भारत की उपलब्धियों को बहुत हल्का करके दिखाया गया। कुछ नहीं, ये तो सपेरों का देश है, यहां कुछ होता ही नहीं है, सब जंगल में रहते हैं, ऐसे ही चलता है इनका काम। अब ये गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसके अलावा आप देखते हैं एक और सिद्धांत इन्होंने दिया, चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत। चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत, इसको ऐसे ही नोट करना है, कुछ अलग से लिखाऊंगा नहीं। पहले एक बार समझ लो, उसके बाद नोट करना। अच्छा चलो मैं लिखा दूंगा, छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, मैं लिखवा दूंगा। अभी पहले समझ लो। अब यहां पे इस बात को आप देख रहे हो कि यहां ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतना बड़ा काम किया। आपने देखा कि आर्यभट्ट पूरी दुनिया के ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने जो गणित के आधार पर इतना बड़ा शोध किया।
आर्यभट्ट, हाँ यहीं के, ये बिहार के ही हैं आर्यभट्ट, है ना, बिहार के ही हैं आर्यभट्ट, बिहार के ही हैं भाई आर्यभट्ट। फिर वराह मिहिर भी बिहार के हैं, जो वराह मिहिर भी बिहार के ही हैं। बिहार हमेशा से उच्च बुद्धिजीवियों की भूमि रही है, ऐसा नहीं है बिहार की, लेकिन अपने आप को यह बात सोचना आपको पड़ेगा कि आप कैसे बुद्धिजीवी बनेंगे। वो तो लोग थे जो हुए, वो बड़े हो गए, आप कैसे बुद्धिजीवी बनेंगे, इस पे आपको विचार करना पड़ेगा। यहां नालंदा, विक्रम, अगर आप देखें इतने सारे विश्वविद्यालय थे, है ना, उन सारे विश्वविद्यालयों में जो भी लोग जो शिक्षा देने वाले थे वो भी बड़े बड़े विद्वान थे। अचानक बिहार इतना क्यों पीछे चला गया? सोच के कारण, सोच के कारण ही हम इतने पीछे गए, और वही सोच बदलने का प्रयास हो रहा है कि सोच बदला जाए, जो शिक्षा है उसका पैटर्न बदला जाए। तो यहां ये चीज आपको दिखाई देगी, ठीक है। इसके अलावा और क्या दिखता है यहां पर, और क्या दिखेगा? ब्रह्मगुप्त, जो ब्रह्मगुप्त के बारे में तो हो गई चर्चा। अगर हम बात करें जो ज्योतिष के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में कल चर्चा हुई थी वराह मिहिर की, वराह मिहिर, इनका नाम था मिहिर और इनको उपाधि मिली थी वराह की। अगर आप देखेंगे तो ये जो ज्योतिष शास्त्र में इनके बारे में बहुत ज्यादा सूचना आती है, और इन्होंने अगर आप देखें तो ज्योतिष के बहुत सारे सिद्धांत की व्याख्या किया। जो 5 सिद्धांत है, अगर आपको याद आ रहा होगा कि सूर्य सिद्धांत है ना, जो इसके अलावा जो वशिष्ठ आपको सिद्धांत दिखाई दे रहा होगा, जो पितामह दिखाई दे रहा होगा, पोलिस दिखाई दे रहा होगा, आपको याद है कि नहीं याद है? 2 हमने लिया था हिंद यमन से, जो रोमक और तो यहां इस बात को समझिएगा कि ये जो लोग हैं, इनके समय में 5 सिद्धांतों की व्याख्या हुई। जो भारत में 5 सिद्धांत हैं, इन्होंने सब पर व्याख्या किया। 5 सिद्धांतों की व्याख्या किया कि हमारा भाग्य कैसे, जो गणितीय जो गणनाएं हैं उनके आधार पर हम किसी का भाग्य देख सकते हैं, और हम बहुत सारी बातों को जज कर सकते हैं कि ये होने वाला है जीवन में, ठीक है। अगर यहां पर देखें आप इस बात को कि जो लोग जो एकदम नहीं पढ़े लिखे हैं उनको समझने में दिक्कत आएगी। यहां कुछ लोग लिख रहे हैं कि इस क्लास में एकदम फाउंडेशन, अरे भाई फाउंडेशन की कुछ चीजों में आपको जो लूसेंट और ये सारी चीजें नहीं पढ़नी है। अब इस लेवल पे आके आपको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, उसी स्टैंडर्ड पे पढ़ना है। एकदम आपको कोई ज्ञान नहीं है तो फिर अंधेरा वाला रास्ता हो जाएगा। हम जो अभी बता रहे हैं कि विज्ञान प्रौद्योगिकी में ये सारी चीजें चल रही हैं। आपने देखा कि यहां पर जो ज्योतिष में वराह मिहिर दिखाई दे रहे हैं, और अगर आप देखें तो रसायन के क्षेत्र में बहुत सारे जो रासायनिक जो प्रयोगों का भी यहां पर इस्तेमाल हो रहा है। कई रसायन को जो मिलाने की विधि जानते हैं। इस समय आप देखेंगे तो मेहरौली का स्तंभ आपको दिखाई देगा, जिस पर एक चंद्र नाम के शासक की सूचना है। मेहरौली का लौह स्तंभ, मेहरौली का लौह स्तंभ, इस पर आपको चंद्र नाम के शासक क्या उल्लेख मिलता है। खास बात क्या है? पॉलिश जो की गई है वो आज भी वैसे ही चमकती है। ये पॉलिश करने की अगर आपको विधि पता है तो आपको केमिकल रिएक्शन पता होगा। केमिकल रिएक्शन पता करना, ये दिल्ली में है मेहरौली, है ना। तो यहां आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर जो स्तंभों पर चमक है, वो चमक इस बात को हमारे सामने रखती है कि उस समय कितना बढ़िया रासायनिक उन्नति थी। मिश्रण करना जानते थे ये लोग केमिकल्स का। ये चीज आपको दिखाई देगी। चिकित्सा शास्त्र पे आ जाइए।
मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस में यहां पर कई ऐसे लोग हैं जिनकी जानकारी मिलती है। सबसे पहले धन्वंतरी। धन्वंतरी, धन्वंतरी नाम के एक व्यक्ति की जानकारी मिलती है। बहुत बड़े वैद्य थे धन्वंतरी इस समय के, धन्वंतरी की जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक और वैद्य है चक्रपाणी। चक्रपाणी, ये दोनों वैद्य हैं, डॉक्टर हैं। धन्वंतरी की तो हालत यह थी कि उनकी आंख के सामने मरीज आ जाए तो नहीं मर सकता, इतना उनका हाथ सिद्ध था। मतलब हर तरह की विद्या जानते थे। जो सारी दवा बनाना, आप जानते हैं कि हर पेड़ में कोई ना कोई औषधि गुण है, आपको पता है? हर पेड़ में कोई औषधि गुण है, आपको नहीं पता होगा। मतलब हर पेड़ को अगर आप ले लें तो उसमें कुछ ना कुछ औषधीय जानकारी होंगी। और यहां पर जो धन्वंतरी जैसे लोग हैं, ये इतने बड़े स्तर के वैद्य हैं। क्या क्लियर है आप सबको? थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें लिखिए यह काल, पहला पॉइंट जो विज्ञान प्रौद्योगिकी में, यह काल, हेडिंग क्या बनाएंगे? विज्ञान प्रौद्योगिकी। कहां से क्या गिरा भाई? अच्छा, बैलून। लिखिए, वराह एक उपाधि है। वराह क्या है? एक उपाधि है। जो यहां पर जो शासक थे मगध के, उन लोगों ने वराह की उपाधि दिया था मिहिर को। ठीक है, वराह एक उपाधि है ना? इसमें लिखिए यह काल, पहला पॉइंट, यह काल वैज्ञानिक उपलब्धियों का, कनिष्क बौद्ध का जो भिक्षा पात्र क्यों ले गया, अभी बताता हूं क्यों ले गया। यह काल वैज्ञानिक उपलब्धियों का काल था। यह काल वैज्ञानिक उपलब्धियों का काल था, जिसके कई उदाहरण हमें मिलते हैं। जिसके कई उदाहरण हमें मिलते हैं। जैसे गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट, जैसे गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त के योगदान को, ब्रह्मगुप्त के योगदान को देख सकते हैं। चरक किसके समय में थे? कनिष्क के समय में, बताया था चरक। जब रिवीजन नहीं करोगे नोट्स को, ऐसे ही प्रश्न आएगा दिमाग में। रोज नोट्स का रिवीजन होना चाहिए। चरक संहिता, उनकी पुस्तक का नाम क्या है? पढ़ते तो हम हैं नहीं, अब फिर हमारे सामने प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। अगर हम जितना यहां पढ़ते हैं, अगर उसको एक बार पढ़ लेते घर पे जाके, तो इतनी दिक्कत। अब फिर ये वाला गाना नहीं गाते कि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। ये होता है कि आदमी जब नहीं पढ़ेगा तो फिर समस्या में रहेगा। आप अध्ययन नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि सब हो जाएगा, तो नहीं होगा। तो क्या लिखा आपने? कोई योगदान को देख सकते हैं। अगला पॉइंट बनाइए। अगला पॉइंट, आर्यभट्ट। अगला पॉइंट, आर्यभट्ट विश्व के पहले ऐसे विद्वान थे। आर्यभट्ट विश्व के पहले ऐसे विद्वान थे, जिन्होंने गणित के आधार पर यह स्पष्ट किया, जिन्होंने गणित के आधार पर यह स्पष्ट किया
गणित के आधार पर यह स्पष्ट किया कि सौर तंत्र में, सौर तंत्र मतलब सोलर सिस्टम, सौर तंत्र में सूर्य केंद्र में रहता है। सौर तंत्र में सूर्य केंद्र में रहता है। सौर तंत्र में सूर्य केंद्र में रहता है और पृथ्वी सहित अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी सहित अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यहां से प्रश्न आ चुका है कई बार, है ना, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उसके बाद यही सारी चीज को वहीं पे जो नोट कर दीजिएगा, इसको ऐसे ही नोट कर दिया एज इट इज। आप लोगों ने नोट किया होगा, जिसने ठीक है, नहीं जिसने नहीं किया है वो यही नोट कर दे इसके नीचे। पाई का मान, फिर जीरो का आविष्कार, फिर पृथ्वी का परिक्रमण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, त्रिकोणमिति, पाल साम्राज्य और पाल कला। अभी कहां आए पाल कला पे? अधीर होने के लिए हम चलते हैं। पाई का मान क्या होता है? पाई का मान 3 पॉइंट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। इसको नोट कर लिया? बहुत बढ़िया। 3.14 22/7 हो गया कि नहीं? इतना, इसमें इतना क्या लिखना था, इतना टाइम लगा रहे हो? हाथ उठाओ, हो गया सबका? तो दो मिनट का टाइम और है। हाँ, इसको क्यों लिखोगे अभी? अभी जब जो ब्रह्मगुप्त का जब लिखाएंगे तब तो लिखो। इसको भी नोट कर लिए क्या? जितना कहें उतना ही नोट करो। अगला पॉइंट बनाओ। एग्जाम में तो फिर लिखने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, यही स्पीड बनाओगी तो। अगला पॉइंट बनाओ, ब्रह्मगुप्त। अगला पॉइंट, ब्रह्मगुप्त गुप्त काल के, अगला पॉइंट, ब्रह्मगुप्त गुप्त काल के एक महत्वपूर्ण गणितज्ञ थे। ब्रह्मगुप्त गुप्त काल के, ब्रह्मगुप्त गुप्त काल के एक महत्वपूर्ण गणितज्ञ थे, गणितज्ञ थे। इन्होंने, महत्वपूर्ण गणितज्ञ थे, इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत, इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाड्य, ये सब लिखा हुआ है, इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाड्य, खंड खाड्य जैसी पुस्तकें लिखी, जैसी पुस्तकें लिखी। इन्होंने न्यूटन से पहले, इन्होंने न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण का नियम, इन्होंने न्यूटन से पहले
गुरुत्वाकर्षण का नियम सामने रखा। न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण का नियम सामने रखा। अगर कोई वस्तु है, आप उसको एक रफ्तार 8 किलोमीटर से ऊपर की रफ्तार से बना के भेजें तो ऊपर से कोई वस्तु नहीं आएगी। इसी सिद्धांत पे सैटेलाइट नीचे नहीं गिरता, है ना? हाँ, आपके पास कुछ नहीं पता था, आपको सब भूले हुए लोग थे, तो कहां से वो सेब गिर रहा था, वो देख लिया, समझ लिया कुछ मामला है, जमीन में खिसता है। आपने समझा, लेकिन आपके पास कोई नहीं बताने वाला आपका विद्या। अगर कोई हो बताने वाला तब तो आपकी बात सुनी जाएगी। कोई बताने वाला नहीं है, हमें कोई समझाने वाला नहीं है। अगला पॉइंट बनाइए। अगला पॉइंट बनाइए। गुप्त काल में, अगला पॉइंट, गुप्त काल में ज्योतिष के क्षेत्र में भी, गुप्त काल में ज्योतिष के क्षेत्र में भी गुप्त काल में ज्योतिष के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण विकास हुआ। गुप्त काल में ज्योतिष के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण विकास हुआ। इस समय वराह मिहिर नाम के, इस समय वराह मिहिर नाम के वराह मिहिर नाम के ज्योतिषी की जानकारी मिलती है। वराह मिहिर नाम के ज्योतिषी की जानकारी मिलती है, जिन्होंने ज्योतिष के 5 सिद्धांतों पर अपनी व्याख्या दी है। जिन्होंने ज्योतिष के 5 सिद्धांतों पर अपनी व्याख्या दी है। अब बताओ 5 सिद्धांत। सूर्य, पितामह, वशिष्ठ, है ना, वशिष्ठ, फिर रोमक और पोलिस। ये आपने किससे लिया है? यूनानी। इसको नोट कर दो यहीं पे। सूर्य, पितामह, वशिष्ठ, रोमक और पोलिस, ये 3 भारतीय हैं। ये 3 जो भारतीय विद्या है ज्योतिष की, और 2 जो विदेशी विद्या है। ठीक है, हो गया। अगला पॉइंट बनाइए। गुप्त काल में लोगों को, अगला पॉइंट, गुप्त काल में लोगों को उच्च स्तरीय रासायनिक ज्ञान था। गुप्त काल में लोगों को उच्च स्तरीय रासायनिक ज्ञान था। उच्च स्तरीय रासायनिक ज्ञान था। गुप्त काल में लोगों को उच्च स्तरीय रासायनिक ज्ञान था। आर्यभट्ट इतने, कोई लिख रहा है कि सर आर्यभट्ट इतने जो महान हैं उनके बारे में और कुछ बताइए 0 पे। अरे बताने के लिए बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन अभी जो बता रहे हैं उसको भी जरूरी है। क्या लिखा? उच्च स्तरीय रासायनिक ज्ञान था।
उदाहरण के लिए दिल्ली के मेहरौली स्तंभ लोक, उदाहरण के लिए दिल्ली के मेहरौली स्तंभ लेख को देख सकते हैं, स्तंभ लेख को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली के मेहरौली स्तंभ लेख को देख सकते हैं, मेहरौली लौह स्तंभ लेख को यही कर देना, लौह, ये लोहे का बना है, लौह स्तंभ लेख को देख सकते हैं, जो कई सौ वर्षों के बाद भी, जो कई सौ वर्षों के बाद भी आज भी अपने मूल स्वरूप को, जो कई सौ वर्षों के बाद भी आज भी अपने मूल स्वरूप को बनाए हुए है, कई सौ वर्षों के बाद भी आज भी अपने मूल स्वरूप को बनाए हुए है। इसका मतलब इस पे जंग नहीं लगी है। क्या नहीं लगा है? जंग नहीं। आज लोग मकान बना रहे हैं, जंग लग जा रहा है। देखिए, हम मकान बना रहे हैं, हमने सरिया डाला, अंदर से जंग पकड़ लिया, मकान गिरने लग गया, हमारा बारजा गिर गया, ये हो गया, होता ही है। अब देखिए टेक्निक वहां। अब सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आज हम जो विकास की प्रक्रिया में हैं, क्या हम बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं? आप इस बात को समझिए, यहां पर जो कुछ भी हो रहा है इस दुनिया में, पहले हुआ भी है ऐसा। आज आपकी जो तकनीकी उन्नयन है, इस बात को समझिएगा कि आज आपकी जो उन्नति है तकनीकी के क्षेत्र में, ये उन्नति बहुत पहले भी थी, है ना। जब आप रामायण या ऐसे ग्रंथ में देखते हैं तो आपको पुष्पक विमान दिखा, है ना, आपको पुष्पक विमान दिखा, आप हंसने लगे, बताइए ऐसा कैसे हो सकता है पुष्पक विमान? हर आदमी बहुत ज्यादा तार्किक है, क्या बताइए ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको यह लगा हो नहीं सकता, और जो विदेशी व्यक्ति यहां की कहानी देखता है वो कह रहा है जरूर कुछ हो सकता है भाई, उड़ेगा, कुछ ना कुछ सिद्धांत बनाया होगा। जो मिसाइल की तकनीक है वो महाभारत को देखते हुए कलाम साहब को समझ में आई कि अच्छा ये तरीका प्रक्षेपास्त्र का हो सकता है। आप अपनी चीजों पर विश्वास आपको कभी नहीं रहा। आपके यहां ऐसी ऐसी चीजें थी, ऐसे ऐसे मंत्र थे जिससे लोगों ने बहुत सारी सिद्धियां अर्जित किया था, मंत्रों की शक्तियां। अब नासा मानता है कि ओम नाम का जो मंत्र है उससे बहुत सारी फ्रीक्वेंसी निकलती है ना। ऐसा नहीं है कि आपकी हर चीज खराब है, कर्मकांड खराब है लेकिन उसका मूल जो है वो सही है। कर्मकांड जो हो रहा है वो खराब है, लेकिन इसके मूल में जो चीजें हैं वो बेहतर हैं। अगर आप देखें तो इस समय बड़ी रासायनिक उन्नति आपको दिख रही है कि उस समय के लौह स्तंभ पे अभी तक जंग नहीं लगी। ठीक है, अगला पॉइंट बनाओ। इस काल में चिकित्सा के क्षेत्र में भी, इस काल में चिकित्सा के क्षेत्र में भी हमें बड़ी उन्नति दिखाई देती। अभी बता रहा हूं कि कौन जो भिक्षा पात्र ले गया था, रुक जाओ अभी। उन्नति इस काल में हमें चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत उन्नति दिखाई देती है। उदाहरण के लिए धन्वंतरी, उदाहरण के लिए धन्वंतरी और चक्रपाणी को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए धन्वंतरी और चक्रपाणी को देख सकते हैं। प्रश्न है कि बिहार इतना पीछे क्यों रह गया सर, इसको डिटेल में बताइए। एक प्रश्न ये आ रहा है कि जो कनिष्क भगवान बुद्ध का जो भिक्षा पात्र ले गया था वो क्यों ले गया था।
पहली बात तो आपको यह समझना पड़ेगा कि वो महायान शाखा का अनुयायी था, उसकी बुद्ध के प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धा थी और बुद्ध के अवशेषों को लेकर हर व्यक्ति श्रद्धालु रहा है। तो बुद्ध के जो भिक्षा पात्र को वो स्पर्श करना चाहता था, क्योंकि बुद्ध उसको अपने हाथ से लेकर चलते थे। कभी कभी महापुरुष, कोई भी तीर्थ जब बनता है तो वहां कोई महापुरुष होता है ना। और आप ये नहीं कह सकते हैं कि तीर्थों से महापुरुष होता है, मतलब अगर कोई स्थान है उससे कोई महापुरुष नहीं बनेगा। अगर कोई महान व्यक्ति अगर कहीं जाकर उसने अपनी तपस्या किया है, वो स्थान तीर्थ बन जाता है। और उसी स्थान पे जो सामान्य लोग हैं, जो अपने जीवन में अपने से नहीं करना चाहते हैं, वहां जाकर मुक्ति की कामना करते हैं। हे बुद्ध, आप मुक्त करिए हमें। तो बुद्ध ने यही कहा कि जब हम खुद मेहनत करके हुए हैं तो तुमको कहां से करा देंगे। भाई, इस जीवन में आपको अगर जो कुछ भी प्राप्त होगा वो आपके कर्म करने से मिलेगा। यहां यह नहीं हो सकता कि आपको जो बिना कर्म के मिल जाएगा कुछ भी। यह सिद्धांत है कर्म का। एक चीज और समझ लिए, कर्म करने में फल की चिंता मत करिए। यह भी एक बहुत बड़ा दर्शन है। कर्म करने में लोग हमेशा फल की चिंता करते हैं कि डीएसपी होंगे तब कितना मजा आएगा, गाड़ी आएगी तो कितना अच्छा लगेगा, जब गांव में जाएंगे तो लोग कहेंगे कि ऐसा होगा, देखो भैया आ गए। अरे भाई, अभी क्यों भैया सोच रहे हैं ज्यादा, हो जाने दीजिए एक बार। यही कर्म करने का कौशल है। अगर आप अपने फल की चिंता ज्यादा करेंगे तो कर्म उतना हो नहीं पाएगा। अभी आप उसको छोड़ दीजिए, फल को। आपका फल कोई नहीं ले सकता। आपने मेहनत किया, आपको फल जरूर मिलेगा। ठीक है, ताली बजाने से फल नहीं मिलेगा। क्या सोचो, ताली बजा दो और तुमको फल मिल जाएगा, तो ये संभव नहीं है। एक कहानी सुनाते तुम्हें। एक जो गुरु जी थे और उनका एक शिष्य था। ठीक है, तो शिष्य बड़ा विद्वान था। उसने कहा कि ऐसा है कि मैंने ये सुना है कि हमको एक अपना गुरु बनाना है। आता मुझे तो सब कुछ है, लेकिन मुझे यह बताया गया कि एक अपना शिक्षक बना लेना चाहिए। तो कुछ हमको आप अधिक मत सिखाइएगा, लेकिन बस ये है कि आप हैं गुरु तो मैं आपका चेला बनने के लिए तैयार हूं। तो उन्होंने कहा कि तुम जैसे हो चेला, वैसे मैं तुम्हारा जो गुरु हो गया। तुम जिस तरीके से हमको अपना जो गुरु स्वीकार करते हो, वैसे ही मैं तुमको अपना शिष्य स्वीकार करता हूं। हो गई बात। कैसा है कि मैं चल रहा हूं बद्रीनाथ। कहां चल रहा हूं? तो हमारे साथ तुम चलो बद्रीनाथ। उठाया उसने उनका झोला, चलने लगा। अचानक एक महिला रोने की उसको आवाज सुनाई दी। तो गुरु ने कहा कि यार तुम मेरे साथ चल रहे हो, ये तो पूरी दुनिया ही जो रोती रहती है। वो तो बुद्ध के दर्शन वाले व्यक्ति रहे होंगे कि संसार दुखमय है। कहे कि ऐसा है गुरुजी, आप नहीं जानते सब बात। अगर कोई रो रहा है तो वीर व्यक्ति को जाके पहले उसको चुप कराना चाहिए। तो यार हमारे सामने हम एक शिक्षा दे रहे हो। कहे गुरुजी नहीं समझ रहे हैं आप बात, हम आते हैं थोड़ी देर में। गया वहां एक महिला रो रही थी। तो पूछा उसने क्या हुआ। कहे हमारा जो पति उसकी मृत्यु हो गई है, वो ब्राह्मण है यहां पे, लेकिन पूरा जो गांव नहीं आ रहा है हमारे पास। फिर गया उसने पूरे जो गांव में एक दूसरे को इकट्ठा किया, सबको समझाया कि मरने के बाद इस तरह की शत्रुता तुम क्यों करते हो, तो सब मदद करो। अब वहां पे इंतजार कर रहे हैं गुरुजी। अब वो बन गया वहां नेता। तो वो जो महिला थी कहीं कि आप देखिए आपके आने से हमारे जीवन में कितनी उन्नति हुई। पूरा जो गांव हमारा शत्रु था वो सब हमको इतना जो प्रेम करने लगा, हमको स्वीकार करने लगा। क्या जब विद्वान लोग आते हैं तो ऐसा ही होता है, चिंता मत करो। जब विद्वान लोग आते हैं ऐसे ही दिमाग बदल देते हैं सबका। अब वहां पे बैठे हैं गुरुजी, इंतजार कर रहे हैं। एक आदमी भेजे, कहे यार हमारा चेला गया है, उसको बुला के लाओ।
चेला कह रहा है कहो गुरुजी को रुको, अभी हम थोड़ा मैटर सॉल्व करके आते हैं। तो भाई जो गुरु थे, अच्छे स्तर के गुरु थे, उन्होंने कहा कि अभी चेला मानेगा नहीं, अभी चेला मानेगा नहीं। वो अपना निकल गया अकेले ही बद्रीनाथ, निकल गए, बढ़िया वो दर्शन वर्शन करके आए बद्रीनाथ से। अब यहां पे इनकी कहानी सुनो, हुआ क्या। 2 महीना ये रुक गए। अब वो जो महिला थी उन्होंने कहा कि आप ही हमारे परिवार के कर्ता धर्ता हैं, हमारे पति की तो मृत्यु हो गई है। अब वो रुक गए, हाँ ठीक कह रही हो, हम तो इतने बड़े विद्वान हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस महिला के थे जो 2 बच्चे, ठीक। उसने कहा कि ऐसा है कि यही आज से तुम्हारे जो गुरु हैं, जो माता पिता समझ लो, जो समझना समझ लो। आप समझते जाइए कहानी। अब वो 2 बच्चे उनका पैर दबा रहे थे, दबाते 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 एक बच्चे ने कहा कि एक पैर हमारा गुरु जी का है और एक पैर तुम्हारा है, ठीक। दोनों बच्चों ने आपस में पैर भी बांट लिया। तब तक जो था, जो छोटा वाला भाई, उसने कहा कि हमारे गुरु जी को तुमने पैर मार दिया, मतलब एक पैर वहां पे थोड़ा सा लग गया होगा, पैर मार दिया, इतना गलत काम। कुल्हाड़ी ले आ जाके, क्या ले आया? कुल्हाड़ी। क्या कि फिर मारोगे, और वो सो रहे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं। लाया, मारा एक कुल्हाड़ी। जब तक उठते तब तक उनकी हल्की सी नाक भी कट गई। अब बड़ी समस्या। अब गए उन सब की जो मां के पास, तुमने बताओ कैसे शिक्षा दिया, हमारा इस जो पैर काट दिया, हमारा नाक काट दिया। अब 2 महीने के बाद आए गुरुजी, आए उसी कुएं पे बैठे, कहे हमारा जो इसी जगह अपना चेला छोड़ के गए तो उसकी हालत क्या है, थोड़ा देख ले। चेला को बुलवाए, वो लंगड़ाते हुए आया और कहा गुरुजी अब हम बोल नहीं पा रहे हैं। कहे नहीं, अब तुम बोलो। और कहे बद्रीनाथ चलो, कहे बद्रीनाथ चलो साथ में। कहा गुरुजी हमको क्या पता था कि जो शास्त्र में लिखा वो सही नहीं है, जो अनुभव से बताया जाता है वो सही होता है। अभी इस दुनिया में यही चक्कर है। अगर कोई आपको समझाए, रे ठीक है, बहुत लोग समझाते हैं, हल्के में लेते हैं, और जब अपने आप में फंस जाते हैं कहीं, तब गुरु याद आता है यार कि ठीक बता रहे थे, उस समय ठीक बताए थे। अगर उस समय बात मान लिए होते तो आज इतनी दुर्दशा नहीं होती, न पैर कटता न नाक कटती। इज्जत बनती किससे? अच्छे गुरुओं से। आप अपने जीवन में जब भी सफल होते हैं तो उसमें आपके जो गुरुओं का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी शुभकामनाएं रहती हैं साथ में, है ना। तो यहां ये मान के चलिए कि शिक्षा जो देने वाला और जो लेने वाला, दोनों में पात्रता होनी चाहिए। बिना पात्रता के कुछ भी आपके पास नहीं जाएगा। तो ये खेल जो है ना, इसमें पात्रता चाहिए और आपका मनोयोग चाहिए। अगर आपका मनोयोग नहीं है, कोई आपको आए अच्छे से अच्छा पढ़ा दे, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन मनोयोग है तो समझ में भी आएगा और आप उसको आगे भी जो लेकर भी साथ चले जाएंगे, आपके जीवन भर के लिए शिक्षा हो जाएगी। तो शिक्षा का मूल्य यही है। आ जाइए अगले पॉइंट पे, गुप्तकालीन धर्म। गुप्तकालीन धर्म, गुप्तकालीन धर्म। अगर आप देखें इस समय जो धर्म की स्थिति क्या है, थोड़ा समझ लें फिर लिख लेंगे हम लोग। तो यहां पर आप इस बात को समझेंगे कि अभी जो बौद्ध धर्म है और जो उस समय का जो जैन धर्म है, दोनों की स्थितियां अभी ठीक हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, दोनों की स्थितियां अभी ठीक हैं, कोई समस्या नहीं है ना। लेकिन यहां एक बात आपको समझ में आएगी कि जो ब्राह्मण धर्म है उसकी स्थितियां काफी ऊपर बढ़ती जा रही।
मतलब ब्राह्मण धर्म बहुत तेजी से राइज कर रहा है। ब्राह्मण धर्म बहुत तेजी से राइज कर रहा है। क्यों? क्योंकि गुप्त खुद भी वैष्णव धर्म को, इनका गरुड़ ध्वज था ना इनका, तो इनके समय में ब्राह्मण धर्म बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। अगर आप देखेंगे तो इन्होंने भगवान विष्णु और भगवान शिव की उपासना को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देने का काम किया था। यहां इस बात को समझिएगा, यहां पर आपको अवतारवाद की संकल्पना दिखाई देती है। क्या दिखाई देता है? अवतारवाद। अवतारवाद क्या होता है भाई? गुप्त काल में पहली बार अवतारवाद दिखाई दिया। अवतारवाद का मतलब होता है कि अगर आप जो भगवत गीता में देखें तो वहां आता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ठीक, तुलसीदास कहते हैं कि जब जब हुई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपानिधि सज्जन पीरा। अवतारवाद ये है। अवतारवाद का मतलब ईश्वर अवतार लेगा जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म का बड़ा विस्तार हो जाएगा, तब ईश्वर यहां पर अलग अलग रूपों में आएगा और अधर्म का विनाश करके न्याय संगत व्यवस्था को स्थापित करेगा। यह अवतारवाद है। क्या बात समझ में आई? अवतारवाद गुप्त काल में अवतारवाद। कौन कह रहा है कि सर अब जो बस करिए? अरे भाई अभी नहीं बस होगा, यहां पर इस बात को समझना है कि अवतारवाद की व्यवस्था आती है और अवतारवाद के ही कारण आप देखेंगे कि विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा होती है, कि यहां पे विष्णु के 10 अवतार। अब यहां अवतार में आप देखेंगे अक्सर अवतार जो है ना विष्णु के, इन अवतारों में भी बहुत सारे अवतार हैं। मत्स्य अवतार है, कुर्मु अवतार है, जो नरसिंह अवतार है, फिर जो वराह अवतार है ना, बहुत सारे अवतार हैं। जो राम और कृष्ण भी अवतार ही हैं। अगर आप देखेंगे तो राम के जीवन से, जो राष्ट्रीय आंदोलन में आप देखेंगे कि राम और कृष्ण दोनों ही आधार के रूप में काम करते हैं राष्ट्रीयता में। क्या है ऐसा जो राम के अंदर है? राम को भगवान के रूप में मत देखो, राम को एक इंसान के रूप में देखो, और एक ऐसे इंसान के रूप में जिसने अपनी मर्यादा के लिए सब कुछ का त्याग किया है। मर्यादा मतलब हर चीज का त्याग होगा, लेकिन अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ा जाएगा। उस समय जो उनके पिता खुद जो 3 विवाह करते हैं, उनके पिता कितने विवाह करते हैं? 3 विवाह, लेकिन राम 1 विवाह करते हैं। हर भाई भी 1 विवाह ही करता है। राम एक आदर्श मानक की स्थापना उस समय करते हैं। आप देखेंगे कि राम ने उस समय सारी वर्ण व्यवस्था को खंडित कर दिया। वर्ण व्यवस्था का खंडन कैसे? जब राम जाते हैं जंगल, तो आप देखते हैं वहां पे जो निषाद राज से मिलते हैं, है ना, आप देखते हैं वहां पे जो जंगल के राजा से मिलते हैं, फिर जो सबरी से मिलते हैं, आदिवासी जनजाति। हर जगह राम ने नैतिकता का परिचय दिया है, और नैतिकता ही हमारे जीवन का मूल्य है। आप चाहे जितने बड़े आदमी हो जाएं, आप चाहे जितने बड़े अधिकारी बन जाएं, लेकिन अगर आप आम लोगों के लिए नहीं सुलभ हैं, आप इंसान नहीं है। फिर आपके जीवन का उद्देश्य यह है कि लोगों को आपसे मिलने में संकोच न हो। राम के साथ मिलने में एक भी व्यक्ति को संकोच नहीं होता। राम हर जगह शक्ति होने के बाद भी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते। लेकिन यहां पे जो सामान्य व्यक्ति है, उसके हाथ में शक्ति दे दीजिए, उसके बाद देखिए सबसे पहले अपने जो गांव में जाएगा, कह उनको पीटूंगा पहले। रुको, शक्ति का दुरुपयोग, शक्ति का दुरुपयोग नहीं है राम के पास। जब सीता का हरण हुआ तो आप देखते हैं कि जब उनको उस पार जाना है समुद्र के पास, तो जब वो पहुंचते हैं समुद्र के पास, तो लक्ष्मण ने कहा कि ऐसा आराधना करने की जरूरत नहीं है, देव देव आलसी पुकारे, देव देव आलसी व्यक्ति पुकारते हैं। राम ने कहा रे भाई थोड़ा रुक जाइए, आप जो गर्म पंथ के नेता हैं रुकिए थोड़ा। जो विभीषण आए,
उन्होंने समझाया कि ऐसा है कि आप आराधना कर लीजिए। आराधना किए राम 3 दिन, लेकिन उसके बाद नहीं आया समुद्र। तब राम ने शक्ति का अनुसंधान किया। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो सिद्धि जब तक ना हो रघुनंदन। आप यहां समझिएगा शक्ति क्या है। शक्ति आपके भीतर ही है और उसकी कल्पना है राम। तो यहां पे जो अवतारवाद है, अवतारवाद की संकल्पना इसी समय आ रही है और अवतारों के माध्यम से हमारे जो जीवन में अन्याय है, जो अशांति है, उसको दूर करने का प्रयास हो रहा है। क्या क्लियर है बात? यहां पर आपको एक चीज और दिखाई देगी। अवतार के साथ साथ यहां पर यह भी बताया गया है कि असत्य जब भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो असत्य को समाप्त करने के लिए कुछ लोग जरूर आएंगे हर काल में। अगर आप इस तरह से देखें तो ईसा भी अवतार ही हैं। इस तरह से आप देखें तो जो मूसा वो भी अवतार हैं, है ना। इस तरीके से आप देखें तो मोहम्मद साहब भी अवतार हैं। ये सब अवतार हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने समाज को कुछ नया निर्देश दिया है, नए तरीके से सोचने का अवसर दिया है। और जब तक ये अवसर नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ नया कर नहीं पाएंगे। अब लिख लीजिए इसको, काम खत्म करेंगे। इस काल में बौद्ध और जैन धर्म, इस काल में बौद्ध और जैन धर्म पहले की तुलना में ठीक स्थिति में बने रहे। पहले की तुलना में ठीक स्थिति में बने रहे। ठीक स्थिति में बने रहे। अगला पॉइंट, इस समय ब्राह्मण धर्म का तेजी से विकास हुआ। गुप्त शासक स्वयं भगवान विष्णु के उपासक थे। गुप्त शासक स्वयं भगवान विष्णु के उपासक थे। इन्होंने वैष्णव और शैव धर्म को संरक्षण दिया। वैष्णव और शैव धर्म को संरक्षण दिया। वैष्णव और शैव धर्म को संरक्षण दिया। संरक्षण दिया, किंतु दूसरे धर्म का विरोध नहीं किया। दूसरे धर्म का विरोध नहीं किया। इसी काल में हमें अवतारवाद की संकल्पना दिखती है। इसी काल में हमें अवतारवाद की संकल्पना दिखती है। कोई कह रहा है कि मेरा हाथ टूट गया लिखते लिखते। चाहे तुम जितना जो कर लो, हाथ टूट गया, कुछ हो गया। अब तो जो गन्ना की जो पेराई मशीन लग चुकी है, अब जब तक गन्ना नहीं पेरा जाएगा तब तक आपकी छुट्टी नहीं है ना। आप चाहे जो कर लीजिए कि बहुत लिखवा रहे हैं,
कुछ लोग कहते इतना लिखवाते, आते ही जो लिखवाना शुरू कर देते हैं। अभी आपको नहीं पता है कि आपके लिए क्या फायदा है। आपके पास कुछ होना चाहिए लिखा हुआ। क्या लिखा आपने? अवतारवाद की संकल्पना दिखती है ना? ब्रेक। अरे रूपा जी रुकिए, अभी कोई नहीं। अभी 2 बज रहा है, 2:30 बजे तक चलेंगे कम से कम 2:30 बजे तक। अगला पॉइंट बनाइए। इस समय विष्णु के इस समय विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा मिलती है। इस समय विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा मिलती है। इस समय विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा मिलती है। इस समय विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा मिलती है। और यह माना गया चर्चा मिलती है। और यह माना गया जब जब धरती पर अधर्म, असत्य की बहुलता होगी, जब जब धरती पर अधर्म असत्य की बहुलता होगी, तब तब धर्म की रक्षा के लिए विष्णु अवतार लेंगे। तब धर्म की रक्षा के लिए विष्णु अवतार लेंगे। ठीक। अब आ जाइए जो प्रमुख शासक हैं, गुप्त काल के प्रमुख शासकों पे थोड़ी चर्चा कर दें। ठीक है, प्रमुख शासक बहुत जल्दी इसको करेंगे। अगर आप देखेंगे तो इसको स्थापित करने वाला कौन था? श्रीगुप्त। किसने स्थापित किया था? इसी में आपको एक शासक दिखाई देगा, घटोत्कच, है ना? आपको घटोत्कच दिखाई देगा। इसके बाद आप देखते हैं कि आगे चल के यहां पर जो वास्तविक संस्थापक है वो है चंद्रगुप्त प्रथम। कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। इसमें बहुत कुछ जो लिखने लायक नहीं है, स्ट्रक्चर भी बना लेंगे तो काम चल जाएगा। अभी पहले जो समझ लो, अगर आपको लगेगा तो मैं कुछ बातें लिखा दूंगा। यहां पे एक बात समझिएगा कि कहानी शुरू होती है गुप्तों की यहां से। कहां से? यही है वास्तविक संस्थापक। अगर आपसे प्रश्न पूछा कि जो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? हां, वास्तविक संस्थापक ऐसे ये है ना? लेकिन ये सब क्या है? जो सामंत टाइप के हैं, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, मजबूत नहीं है बहुत ज्यादा। अब आपको समझना पड़ेगा कि जो चंद्रगुप्त फर्स्ट है उसके समय में स्थितियां कैसे बदलती हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको उस समय जो याद होगा, 600 BC से ही एक गणतंत्र है, लिच्छवी गणतंत्र, जिसका नाम बहुत ज्यादा है। लोग कहते हैं कि जो मरा हुआ हाथी भी 10 लाख का बिकता है। नहीं, कहावत है कि अगर कोई जो बहुत बड़ा आदमी है, अगर उसके यहां जो बहुत ज्यादा बर्बादी हो जाएगी उसके बाद ही बहुत कुछ होगा। मान लीजिए कि कोई जो बहुत बड़ा कोई सामंत है, 1000 बीघे खेत है, हर चीज खत्म हो जाएगा तब भी उसके पास जो 50 बीघा खेत होगा। और यह भी बहुत बड़ी बात है।
यहां पे 1-2 बीघा खेत नहीं होता, वहां पे 50 बीघा खेत है। तो यहां समझने की जरूरत यह है कि जो लिच्छवी गणतंत्र है उसका नाम बहुत ज्यादा है। कुमार, अगर आप यहां देखेंगे तो चंद्रगुप्त फर्स्ट की जो शादी होती है जो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से, किससे है ना, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी। क्या नाम है? कुमार देवी। आप लोगों ने राजकुमारी देखा कभी? किसी ने देखा है राजकुमारी राजकुमारी कभी? हमने एक बार राजकुमारी देखा है भाई, जो बनारस की एक राजकुमारी हुआ करती थी। हमको जब हम बहुत पहले की बात है, लगभग ये जो 20 साल पहले की बात होगी, तो हमको ये लगता था कि राजकुमारी कुछ अलग होते होंगे, या मतलब कुछ अलग तरीके के दिखते होंगे। देखा हमने राजकुमारी, उनका नाम था कामाक्षी। क्या नाम था? तो राजकुमारियों का भी लेकिन अलग ही कहानी है। इतनी सिक्योरिटी पर्पस, कब उनकी गर्दन उतर जाए ये भी नहीं पता राजकुमारी को भी। राजकुमारी या राजकुमार बनना आसान काम नहीं है, अपनी जान हथेली पर ही लेकर चलना पड़ता है। कब कहां हत्या हो जाए कुछ पता है क्या? तो यहां आप देख रहे हैं कि जो लिच्छवी की जो राजकुमारी है कुमार देवी के साथ इसका विवाह हुआ, और इसी विवाह के बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट का पूरे भारतवर्ष में नाम फैलने लगा। लिच्छवी राजकुमारी शादी, लिच्छवी राजकुमारी शादी, हल्ला हो गया। और इससे ये इतना खुश हुआ कि इसने एक जो सिक्का चलाया राजा रानी प्रकार का। कौन सिक्का चलाया? राजा रानी प्रकार का सिक्का। चलिए, इसका मतलब यह है कि लिच्छवी राजकुमारी से जो इनका विवाह हुआ तो इनकी अपने जीवन में एक उपलब्धि थी, ये वाला विवाह भी, है ना। अब इसके बाद देखिए, यहां पर धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो जो इनके यहां जो महिलाएं हैं उनका स्थान अच्छा रहा है। और ये माना गया है कि जो बाल विवाह के बारे में मैंने आपको बताया था इनके समाज में, कि बाल विवाह शुरू हो गई थी। यहां पे सती प्रथा है ना, विधवाओं की स्थिति है, आपको जो देवदासी प्रथा है, हर व्यवस्था आपको यहां पर जो दिख रही है। और यहां आपको एक चीज और दिखाई देगा, इस समय जो अलग अलग स्थान, जैसे गुजरात, इस समय आप देखेंगे कि गुजरात, बंगाल, है ना, जो गुजरात, बंगाल, तमिलनाडु, ये सारे ऐसे केंद्र हैं जो वस्त्र उत्पादन के लिए, ये सारे ऐसे केंद्र हैं जो वस्त्र उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा जो प्रसिद्ध हैं। इस समय आप देखते हैं, अगर आप देखेंगे तो यहां पे जो सोने के सिक्के भी चल रहे हैं, और उसके लिए एक शब्द आता है दीनार। क्या आता है? दीनार। तो जो सोने का सिक्का, दीनार, फिर सोने का सिक्का यहां पे क्या कहलाता है? दीनार। चांदी का सिक्का रुपयक, चांदी का सिक्का रुपयक। ये चीज आपको दिखाई देगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहां पर हूणों का आक्रमण भी स्कंदगुप्त के समय में, अगर आप देखें आगे चल के, हूणों का आक्रमण भी शुरू होगा। हूण कौन है? हूणों का आक्रमण मध्य एशिया के ऐसे लोग जिनका कोई धर्म नहीं है, जिनका कोई धर्म नहीं है, और जिसका कोई धर्म नहीं है वो और खतरनाक होता है। अगर आपने जो बाहुबली मूवी देखी होगी तो उसमें जब आक्रमण होता है वो हूणों का ही आक्रमण है, नहीं? तो हूणों का आक्रमण जो है, इनका कोई भी धर्म नहीं है। हाँ, अभी बताएंगे, उत्साहित मत होइए ज्यादा, अभी ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर यह चीज आपको दिखाई देगी। अब इसके बाद
इस शासक के बाद एक शासक जो सबसे महत्वपूर्ण है उसका नाम है समुद्रगुप्त। क्या नाम है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ये अपने आप को कहता है लिच्छवी दौहित्र। क्या कहता है? इसका मतलब कि जो लिच्छवी नाम लगाने से कुछ अच्छा सा इनको फील आता है। अभी लिच्छवी एक्सप्रेस भी चलती है ना? लिच्छवी दौहित्र लगाता है, इसका मतलब कि लोग ये समझें कि मेरा जुड़ाव जो लिच्छवियों से है ना? और इसके बाद ये अपना शक्ति प्रदर्शन शुरू करता है। जो समुद्रगुप्त है, अगर आप देखेंगे तो शक्ति प्रदर्शन की बात करता है। आर्यावर्त और दक्षिणावर्त। आर्यावर्त के लगभग 9 राज्यों को और यहां पर 12 राज्यों को हरा देता। आर्यावर्त और जो दक्षिणावर्त के लगभग सभी राजाओं को हरा देता। हराने के बाद अब आप इस बात को समझिएगा, ऐसा शासक है कि यहां पर है प्रसिद्ध है, लेकिन यहां पर यह ज्यादा प्रसिद्ध है। चंद्रगुप्त द्वितीय भी प्रसिद्ध है, लेकिन थोड़ा इस पे चर्चा कर लीजिए। अगर आप इस बात को समझेंगे कि यहां पर जो समुद्रगुप्त है उसके द्वारा एक ऐसी रणनीति का इस्तेमाल किया गया है जो आगे चल के मध्यकाल में भी इस्तेमाल होती है और आधुनिक काल में भी इस्तेमाल होती है। दक्षिण भारत की भौगोलिक स्थिति को समझकर सीधा नियंत्रण न करना। सीधा नियंत्रण नहीं। यह नियंत्रण इसलिए सीधा नहीं क्योंकि इसके वजह से बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। और इसने यहां के लिए एक अलग नीति रखी, ग्रहण मोक्षानुग्रह। एक बार हराएंगे, फिर आपको मोक्ष देंगे और उसके बाद अनुग्रह कर देंगे। ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति को यहां पर आप देखते हैं कि इसके द्वारा इसने अपने राज्य का विस्तार किया और बहुत सारे ऐसे राज्य अपने पक्ष में किए जो इसको टैक्स देंगे। क्या देंगे? कर देंगे। इसके बहुत सारे आपको सिक्के मिलेंगे, जिन सिक्कों पर अगर आप देखेंगे तो ये बजा रहा है वीणा। क्या बजा रहा है? इसका मतलब ये संगीत का भी शौकीन रहा होगा। हरिशेन नाम का एक व्यक्ति है जिसने लिखा है जो प्रयाग प्रशस्ति। हरिशेन ने लिखा प्रयाग प्रशस्ति, और इसी में उसने यह बताया कि इसने उत्तर भारत और जो दक्षिण भारत के राजा हैं उन सब को परास्त करके अपनी शक्ति का लोहा मनवा दिया। इसीलिए अंग्रेज इतिहासकार इसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन कहते हैं। लेकिन यह व्याख्या सही नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट हार गया था वाटरलू की लड़ाई में। अगर आपको एक मैं कहानी बताऊं नेपोलियन की, नेपोलियन के बारे में एक बात बोली जाती है कि वह फ्रांस में जो महान क्रांति हुई थी उसका हत्यारा था। कैसे हत्यारा था? फ्रांस में बहुत बहुत बड़ी क्रांति हुई जिससे वहां पर वो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे मूल्य आए थे। बाद में जो नेपोलियन था, नेपोलियन खुद को राजा बना लेता है। और अगर आप देखेंगे कि जब उसको राजमुकुट वाला जो रस्म होता है, जब वो समय आता है, चर्च का पादरी वहीं पे है खड़ा। उसने कहा मैं आपको पहनाता हूं। उसने कहा नहीं नहीं, ये मुकुट मैंने उठाया, धूल में गिरा हुआ था। ये मुकुट मैंने धूल से उठाया है और मैं खुद पहनूंगा। पादरी ओदरी को सबको हटा दिया, अपने से ही मुकुट पहन लिया।
इसीलिए बोलते हैं कि वो फ्रांस में जो महान क्रांति थी उसका हत्यारा भी था। आप देखेंगे कि अक्सर लोग जो बहुत ज्यादा जिनकी लोकप्रियता हो जाती है वही बहुत खतरनाक काम भी कर जाते हैं। सारा खेल लोकप्रियता का तो है। नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा बहुत सारे काम किए गए, पूरे यूरोप को एकीकृत कर लिया गया, कब्जा कर लिया। और ये बोलते हैं कि नेपोलियन के घोड़े ने हर समुद्र का पानी पिया था। यूरोप के जो 3 समुद्र का पानी पिया था। यहां समझने की बात है, एक बात और कहते हैं कि नेपोलियन ने जादू की छड़ी से स्पेन की सोई हुई राजकुमारी को जगा दिया। अब इसका मतलब क्या है? जादू की छड़ी का मतलब यह है कि एक कानून, एक विचारधारा जो स्वतंत्रता समानता के मूल्य, जहां जहां नेपोलियन जाता था वहां मूल्य पहुंच जाते थे। इसका मतलब यह है कि स्पेन में जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम खड़ा हुआ वो नेपोलियन की वजह से हुआ। अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपके अंदर बहुत अच्छी सोच है तो वो सोच वहां पर भी आ जाएगी सामने, और ये चीज आपको नेपोलियन के यहां भी दिखेगी। क्या क्लियर है? चलिए अब थोड़ी देर बाद मिलते हैं, आधे घंटे में, फिर इसके बाद इसको लिखते हैं।